दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रात के राज पर। यहां हम लेकर आते हैं जमीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाकर भी जाती हैं। आज की कहानी है अंधेरे का बुलावा। मुंबई का एक आधुनिक जोड़ा समीर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और काव्या, फ्रीलांसर, एक बेहद सस्ते दाम पर पुराने शहर में एक पेंटहाउस खरीदते हैं। काव्या को किचन के सिंक के नीचे एक छोटी सी मटकी मिलती है जिसमें काले चावल और सिंदूर से सनी एक गुड़िया है। समीर इसे कचरा समझकर बाहर फेंक देता है, बिना ये जाने कि उसने एक बंधन तोड़ दिया है। हर रात ठीक 1:11 पर समीर की नींद खुलती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके पैरों के पास बैठा उसे घूर रहा है। काव्या को सुबह उठने पर अपने हाथों पर नीले रंग के निशान मिलते हैं, जैसे किसी ने उसे जोर से जकड़ा हो। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर कैमरा उस वक्त सिर्फ स्टैटिक दिखाता है। समीर ऑफिस से लौटता है तो देखता है कि पूरे घर की सफेद दीवारों पर कोयले से अजीबोगरीब आकृतियां बनी हैं। काव्या बेहोश फर्श पर पड़ी है। काव्या होश में आती है तो उसे कुछ याद नहीं, लेकिन उसके नाखून काले पड़ चुके हैं और वो अब रोशनी से डरने लगी है। समीर अपने एक दोस्त के जरिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर शास्त्री को बुलाता है। शास्त्री कोई ढूंगी बाबा नहीं बल्कि साइंटिफिक उपकरणों के साथ आता है। शास्त्री कहता है, ये कोई रूह नहीं है समीर, ये मुठ है, एक भेजा गया काला जादू जिसे किसी ने तुम्हारे खून के रिश्तेदार के जरिए ही घर में प्रवेश कराया है। समीर को शक होता है। वो घर की तलाशी लेता है और उसे समीर की अपनी मम्मी की फोटो मिलती है जिसके पीछे किसी तांत्रिक की मोहर लगी है। पता चलता है कि समीर की सौतेली मां ने जायदाद के लिए ये क्रिया करवाई है ताकि समीर धीरे धीरे पागल हो जाए और अपनी जान ले ले। अमावस्या की रात है। घर के अंदर तापमान अचानक -5 डिग्री तक गिर जाता है। काव्या हवा में उठने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। घर के सारे आईने अचानक चटकने लगते हैं और उनमें से खून जैसा गाढ़ा तरल निकलने लगता है। डॉक्टर शास्त्री और समीर मिलकर उस मटकी को वापस ढूंढते हैं जिसे समीर ने फेंका था। उसे वापस लाकर एक शुद्धिकरण यज्ञ करना होगा। क्लाइमैक्स। जैसे ही मंत्र पढ़े जाते हैं, घर में रखा फर्नीचर अपने आप हिलने लगता है। एक साया काव्या के शरीर से निकलकर समीर की ओर झपटता है। सुबह होती है, सब कुछ शांत है। समीर और काव्या घर छोड़कर जा रहे हैं। वो खुश है कि सब खत्म हो गया। रास्ते में गाड़ी चलाते समय समीर का ध्यान अपनी कलाई पर जाता है। वहां वही काला निशान है जो काव्या को था। वो अपनी सौतेली मां को फोन लगाता है और एक भारी डरावनी आवाज में कहता है, आपका काम हो गया मां, अब समीर हमेशा के लिए सो गया है। गाड़ी का शीशा दिखाता है कि गाड़ी समीर नहीं बल्कि वही साया चला रहा है। समीर और काव्या नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, ये सोचकर कि पुरानी हवेली का साया पीछे छूट गया। लेकिन पहली ही रात काव्या को वॉशिंग मशीन के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो मशीन खोलती है तो उसके अंदर से वही काली गुड़िया निकलती है जिसे समीर ने मीलों दूर फेंक दिया था। समीर अपने बचपन के पुराने एल्बम देखता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी हर फोटो में उसके पीछे एक धुंधली काली आकृति खड़ी दिख रही है। उसे एहसास होता है कि ये जादू हाल फिलहाल का नहीं बल्कि उसके पैदा होने के वक्त से ही उसके साथ है। समीर रात को किचन में जाता है और देखता है कि उसकी सौतेली मां, जो शहर से दूर रहती है, वहां खड़ी है। वो बिना पलक झपकाए कच्चा मांस और कोयला खा रही है। जैसे ही समीर उन्हें छूता है, वो धुएं में बदल जाती है। ये एक भ्रम था जिसे काले जादू के जरिए भेजा गया था। काव्या नहाने जाती है और शावर खोलती है। पानी की जगह ऊपर से गाढ़ा काला खून गिरने लगता है। बाथरूम की टाइल्स पर अपने आप एक नाम उभरता है, बलिदान। काव्या बाथरूम के अंदर बंद हो जाती है और बाहर से समीर को उसके चिल्लाने की आवाज नहीं आती। डॉक्टर शास्त्री समीर को फोन करते हैं और कहते हैं, मुझे पता चल गया है कि इस जादू की जड़ कहाँ है, तुम अभी मेरे घर आओ। जब समीर वहां पहुंचता है तो डॉक्टर शास्त्री अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं, लेकिन उनकी जुबान कटी होती है और हाथ में एक कागज होता है जिस पर लिखा होता है, अगला नंबर तुम्हारा है। समीर को एक पुरानी वसीयत मिलती है। पता चलता है कि उसके पिता ने व्यापार में कामयाबी पाने के लिए अपनी पहली औलाद यानी समीर की रूह का सौदा एक तांत्रिक से किया था। काला जादू कोई संपत्ति के लिए नहीं बल्कि उस पुराने कर्ज को वसूलने के लिए हो रहा है। समीर अपनी जड़ों की तलाश में अपने पुश्तैनी गांव जाता है। वहां के लोग उसे देखते ही घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। एक छोटी बच्ची उसे बताती है कि तुम इंसान नहीं, तुम एक चलते फिरते शव हो जिसकी डोर किसी और के हाथ में है।
समीर को आधी रात को पुरानी कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, सम्मोहन की हालत में। वो खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोदने लगता है। काव्या उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि समीर की जगह वहां कोई और भयानक जीव बैठा है, जिसकी शक्ल समीर जैसी है। काव्या उस असली तांत्रिक को खोज निकालती है जिसने ये सब शुरू किया था। तांत्रिक उसे एक विकल्प देता है, या तो समीर की जान बचेगी या तुम्हारी। काव्या एक बलिदान मंत्र पढ़ने का फैसला करती है ताकि वो खुद को खतरे में डालकर समीर को बचा सके। तांत्रिक के तंत्र मंत्र के दौरान हवेली में कैद बाकी सारी आत्माएं जाग उठती हैं। वो उस तांत्रिक पर ही हमला कर देती हैं क्योंकि उसने उन्हें सालों से गुलाम बना रखा था। पूरी गुफा और हवेली हिलने लगती है। एक बड़ा विस्फोट होता है और सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाता है। मलबे से सिर्फ समीर बाहर निकलता है। वो काव्या को ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ काव्या का मंगलसूत्र मिलता है। समीर घर लौटता है। वो आईने में देखता है और मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक साथ दो पुतलियां दिखाई देती हैं। काव्या मरी नहीं थी, बल्कि उसने अपनी आत्मा समीर के शरीर में ही डाल दी थी, ताकि वो दोनों एक ही शरीर में साथ रह सकें और उस काले जादू को हमेशा के लिए दबा सकें। मलबे से निकलने के बाद समीर बदहवास होकर काव्या को पुकारता है। तभी उसे तांत्रिक की कटी हुई उंगली के पास एक पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन मिलती है। रोमांचक ट्विस्ट। समीर रिकॉर्डिंग प्ले करता है। उसमें डॉक्टर शास्त्री की आवाज है। समीर, अगर तुम ये सुन रहे हो तो भाग जाओ। काव्या वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। असली काव्या की मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने वो हंडिया तोड़ी थी। तुम्हारे साथ जो रह रही है वो डाकिनी है, जिसने काव्या का रूप धरा है। समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी पीछे से काव्या, डाकिनी आती है। उसके कपड़े साफ है और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है। काव्या, डाकिनी, समीर के गले पर हाथ रखती है। समीर चिल्लाता है, तुम कौन हो? काव्या हंसते हुए कहती है, मैं इस हवेली की प्यास हूं। हर 50 साल में एक जोड़ा यहां आता है और हर बार मैं वही खेल खेलती हूं। रोमांच। अचानक हवेली की दीवारें फिर से नई होने लगती है। टूटा हुआ सामान अपने आप जुड़ने लगता है। समीर देखता है कि वो वापस भाग एक वाले दिन में पहुंच गया है। वही गाड़ी, वही हवेली, वही सामान। समीर भागकर गाड़ी में बैठता है, लेकिन गाड़ी का दरवाजा अंदर से लॉक है। वो बाहर देखता है तो उसे पुराना समीर और पुरानी काव्या हवेली की ओर आते दिखते हैं। ट्विस्ट। वर्तमान वाला समीर अब उस हवेली के अंदर का अदृश्य साया बन चुका है। जो आवाजें उसने भाग 2 में सुनी थीं, वो दरअसल वो खुद था, जो खुद को वह चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। वर्तमान साया बना हुआ समीर चिल्लाता है, अंदर मत जाना, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक डरावनी सरसराहट की तरह सुनाई देती है। कैमरा काव्या पर जूम करता है, जो नए समीर का हाथ थामे हवेली में घुस रही है। वो मुड़कर साया वाले समीर की तरफ देखती है और आंख मारती है। कैमरा हवेली की छत पर जाता है, जहां समीर और काव्या की दर्जनों लाशें सड़ रही हैं। ये खेल सदियों से चल रहा है और हर बार समीर हार जाता है। साया बना हुआ समीर, जो टाइम लूप में फंसा हुआ है, हार मानने के बजाय हवेली की उन दीवारों को खुरचने लगता है। उसे पता चलता है कि हर बार वो डर के कारण हारता है। इस बार वो क्रोध का रास्ता चुनता है। वो हवाओं को हिलाने लगता है, जिससे नए आए समीर और काव्या को संकेत मिलता है कि कुछ बहुत गलत है। समीर को हवेली के गुप्त तहखाने में 7 ताबूत मिलते हैं। हर ताबूत पर उसके पूर्वजों की तस्वीर है। उसे समझ आता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसके खानदान ने अमरता पाने के लिए डाकिनी से एक समझौता किया था। हर पीढ़ी के एक बेटे को अपनी पत्नी की बलि देनी होती है। जिस काव्या को समीर डाकिनी समझ रहा था, वो दरअसल डाकिनी नहीं, बल्कि उस श्राप को तोड़ने के लिए भेजी गई एक कुल देवी की अंश है। उसे खुद नहीं पता कि उसके पास शक्तियां हैं। डाकिनी उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती है ताकि वो देवताओं से लड़ सके। हवेली के अंदर 2 ताकतों का युद्ध शुरू होता है। एक तरफ प्राचीन काला जादू और दूसरी तरफ साये के रूप में समीर की रूह। घर का फर्नीचर गोल गोल घूमने लगता है और खिड़कियों के कांच गोलियों की तरह फटने लगते हैं। समीर को पता चलता है कि डाकिनी को सिर्फ भूलने की बीमारी से हराया जा सकता है। वो काव्या के मन में अपनी यादें डालने की कोशिश करता है। जैसे ही काव्या को उनका प्यार याद आता है, डाकिनी की पकड़ कमजोर होने लगती है। हवेली के बीचों बीच एक काला पोर्टल खुलता है। ये नर्क का द्वार है जहां से वो साये आते हैं। डाकिनी नए समीर को उस द्वार में धकेलने की कोशिश करती है। तभी साया समीर प्रकट होता है और खुद को नए समीर के शरीर में समाहित कर लेता है। अब समीर के पास 2 जन्मों की यादें और शक्तियां हैं। वो प्राचीन मंत्रों को उल्टा पढ़ना शुरू करता है। पूरी हवेली कांपने लगती है। जमीन फट जाती है और नीचे से उन हजारों औरतों की रूहें निकलती हैं जिनकी इस हवेली में बलि दी गई थीं। वो सब मिलकर डाकिनी को जकड़ लेती हैं।
डाकिनी को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, हवेली को पूरी तरह नष्ट करना, लेकिन उसके साथ समीर और काव्या को भी वहीं रहना होगा। काव्या समीर का हाथ थामती है और कहती है, अगर मरना ही है तो इस श्राप को खत्म करके मरेंगे। वो दोनों हवेली के मुख्य स्तंभ को तोड़ देते हैं। द हवेली मलबे में तब्दील हो चुकी है, धुआं छटता है। पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है। उन्हें मलबे में न तो समीर मिलता है, न काव्या, और न ही डाकिनी। एक नया जोड़ा उस खाली जमीन को देखने आता है जहां अब एक सुंदर पार्क बन चुका है। वहां एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। वो अचानक लुकता है और खाली हवा में देखकर मुस्कुराता है। उसकी मां पूछती है, बेटा किसे देख रहे हो? बच्चा कहता है, वो अंकल और आंटी को। वो कह रहे हैं कि अब हम सुरक्षित हैं। कैमरा धीरे धीरे जमीन के नीचे जाता है। मिट्टी के बहुत नीचे हम देखते हैं कि समीर और काव्या के हाथ एक दूसरे को थामे हुए हैं, लेकिन उनके हाथ इंसानी नहीं बल्कि